5 अगस्त 1947। आज अगस्त महीने की 5 तारीख। आकाश में बादल छाए हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी ठंड महसूस हो रही थी। जम्मू से लाहौर जाते समय रावलपिंडी का रास्ता अच्छा था, इसलिए गांधी जी का काफिला पिंडी मार्ग से लाहौर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वाह नामक एक शरणार्थी शिविर लगता था। गांधी जी के मन में इच्छा थी कि इस शिविर में जाकर देखा जाए, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, वे चाहते थे कि गांधी जी वहां ना जाएं, क्योंकि वाह के उस शरणार्थी शिविर में दंगे से बचे हुए हिंदू सिखों का तत्कालीन बसेरा था। इन हिंदुओं और सिखों की दर्दनाक आपत्ति हृदय द्वारक थी। वे सभी शरणार्थी जो कल लखपति थे, आज अपना घर-बार छोड़कर इस शिविर में शरण लेने आए हुए थे। इनमें से अनेक का परिजन मुस्लिम गुंडों के हाथों मारे गए थे। अनेक की बहनों, बेटियों, पत्नियों के साथ उनके आँखों के सामने ही बलात्कार किया गया था, जो उन्होंने खून के घूँट पीकर सहन किया। इसलिए स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस और गांधी जी के प्रति इन परिवारों का क्रोध इस शरणार्थी शिविर में साफ-साफ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता सोचते थे कि गांधी जी के इस शिविर में ले जाना उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, परंतु गांधी जी का निश्चय अटल था कि मैं वाह! के शरणार्थी शिविर ज़रूर जाऊँगा और उन परिवारों से भेंट करूँगा। अंततः यह निश्चय हुआ कि गांधी जी वहाँ जाएँगे। दोपहर होते-होते गांधी जी का काफ़िला इस शरणार्थी शिविर में पहुँचा। वाह! का यह शरणार्थी शिविर एक तरह से रक्त रंजित इतिहास का जीवंत उदाहरण था। पिछले माह तक इस शिविर में शरणार्थियों की संख्या 15,000 तक पहुँच चुकी थी। लेकिन जैसे-जैसे 15 अगस्त का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे-वैसे इस शिविर के शरणार्थियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि यह पता चल चुका था कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में जाने वाला है। हिंदुओं और सिखों दोनों परिवारों ने यह समझ लिया था कि अब ये पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए सभी निर्वासित लोग जैसे भी संभव हो रहा था, पूर्वी पंजाब की तरफ भागते चले जा रहे थे। गांधी जी जब पहुंचे तब शिविर में 9,000 लोग थे। इनमें से अधिकांश पुरुष ही थे। कुछ प्रौढ़ और बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, लेकिन एक भी जवान लड़की इस पूरे शिविर में नहीं थी, क्योंकि शिविर में पहुंचने से पहले ही मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ताओं ने या तो उनका अपहरण करके बलात्कार किया था अथवा हत्या कर दी थी। यह शरणार्थी शिविर नहीं बल्कि यातना शिविर जैसा प्रतीत हो रहा था। बारिश हो चुकी थी। चारों तरफ कीचड़ जमा था। उनके टेंट टपक रहे थे। स्थान-स्थान पर राशन पानी लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थी। गांधी जी के पहुंचने के बाद कुछ शिविरार्थियों को जिस स्थान पर कम से कम कीचड़ था, वहां एकत्र किया गया। 9,000 में से लगभग 1 डेढ़ हजार शरणार्थी गांधी जी को सुनने के लिए जमा हो गए। कीचड़ और गंदे पानी के बेहद बदबूदार माहौल में गांधी जी ने पहले अपनी प्रार्थना की और उसके पश्चात शिविरार्थियों के साथ संवाद आरंभ किया। भीड़ में से 2 सिख खड़े हुए थे। उनका कहना था कि यह शिविर तत्काल ही पूर्वी पंजाब में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद यहाँ पाकिस्तान का शासन हो जाएगा। पाकिस्तान का शासन यानी मुस्लिम लीग का शासन। जब ब्रिटिशों के शासन में ही मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के इतने साथ कत्ल बलात्कार किए, तो जब उनका शासन आ जाएगा तब हमारा क्या होगा? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पर गांधी जी थोड़ा मुस्कुराए और अपनी धीमी आवाज में बोलने लगे, आप लोगों को 15 अगस्त के बाद के दंगों का भय सता रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, वह उन्हें मिल चुका है, इसलिए अब वे दंगा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा स्वयं जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग के कई नेताओं ने मुझे शांति और सौहार्द का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मुझे आश्वासन किया कि मैं पाकिस्तान में हिंदू और सिख सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हमें उनके आश्वासन का कदर करना चाहिए। यह शरणार्थी शिविर पूर्वी पाकिस्तान में ले जाने का कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। आप लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, अपने मन में से दंगों का भय निकाल दें। यह पहले ही नोआखाली जाने की स्वीकृति नहीं होती, तो 15 अगस्त के साथ मैं आपके साथ यहीं पर रहता, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। जब गांधी जी शिविर में यह सब बोल रहे थे, उस समय सामने खड़े भीड़ के चेहरों पर क्रोध, चिढ़ और हताशा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी इन शरणार्थियों के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी भय और क्रोध क्यों है? यह गांधी जी के समझ में नहीं आ रहा था। हालाँकि बाद में गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सुशीला नायर को इसी शरणार्थियों कैंप में ठहरने का आदेश दिया। कराची हवाई अड्डा कुछ खास बड़ा नहीं था, इसलिए सैकड़ों स्वयंसेवकों की भीड़ बहुत भारी भीड़ लग रही थी। ठीक 1 बजे गुरुजी और आवाज़ी विमान से उतरे। हवाई अड्डे पर खड़े स्वयंसेवकों के बीच किसी प्रकार की जल्दबाजी, आपाधापी अथवा भ्रम नहीं था। सारे स्वयंसेवक अनुशासित पद्धति से अपना काम कर रहे थे। आवाज़ी के साथ ही गुरुजी हवाई अड्डे की मुख्य इमारत में पहुंचे और अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। भारत माता की जय! गुरुजी को लेकर संघ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सा काफिला कराची शहर की तरफ बढ़ चला। आज शाम का वही संघ का पूर्ण गणवेश में एक विशाल पथ संचलन निकलने वाला था और कराची के प्रमुख चौराहों पर गुरुजी की आम सभा निश्चित की गई थी। केवल 9 या 10 दिनों के भीतर जो भाग पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा हो तथा वर्तमान में जिस कराची शहर में पाकिस्तान की अस्थायी कहा जा रहा हो, ऐसे शहर में हिंदुओं द्वारा पथ संचलन निकालना और गुरुजी की आम सभा आयोजित करना एक अत्यधिक साहसी कदम था। दंगाई मुसलमानों को एक कठोर संदेश देने तथा हिंदू सिखों के मन में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए ही संघ ने यह पुरुषार्थिक प्रदर्शन करने का फैसला किया था। शाम के ठीक 5 बजे संघ संघ निकलना शाम के ठीक 5 बजे संचलन निकला।
इस संचलन की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों ने विशेष व्यवस्था की थी। 10,000 स्वयंसेवकों का यह शानदार संचलन इतना जबरदस्त और प्रभावशाली था कि किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस पर हमला कर दे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हो रहे हिंदू-मुस्लिम दंगों एवं अशांति से दूर तथा शरणार्थी शिविरों के दुख, पीड़ा एवं क्रोध से परे दिल्ली के 17 यार्क रोड अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान पर उनके नए मंत्रिमंडल के गठन एवं नई सरकार के कामकाज के संबंध का मंत्रणाए का दौरा जारी था। मंगलवार 5 अगस्त की दोपहर अब शाम में ढलने जा रही थी और नेहरू उन्हें आई हुई चिट्ठियों के जवाब डिक्टेट करने में लगे हुए थे। नेहरू के सामने 1 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भेजा गया पत्र, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भारत सरकार के वर्तमान ऑडिटर जनरल सर बर्टी स्टे को स्वतंत्र भारत में ही इस पद पर रहने के लिए सेवा में बढ़ोतरी करनी होगी या नहीं। इसमें उन्होंने लिखा था कि यदि उनकी कार्रवाई बढ़ाई जाती है तो सर बर्टी स्टेग स्वयं भारत में अपना कामकाज आगे जारी रखने में रुचि रखते हैं। इस पत्र के सामने रखकर नेहरू अपने सचिव को एक उत्तर लिखवाने लगे। सर बर्टी स्टेग फिलहाल वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार हैं और भारत के ऑडिटर जनरल भी। आपको तो यह जानकारी होगी ही कि हमारी नीति यह है कि जिन अंग्रेज अधिकारियों को स्वतंत्र भारत में अपना काम जारी रखने का इच्छा है, उन सभी अधिकारियों को हम सेवावृत्ति देंगे। परंतु जिन पदों पर योग्य भारतीय मिल जाएँगे, वहाँ हम भारतीय अधिकारियों को ही नियुक्त करेंगे। फिलहाल तो यह नीति कायम है कि जिन अधिकारियों को यहाँ काम करने की इच्छा है, वे अपने पद पर बने रहें। ज़ाहिर है कि सर बर्टी स्टेट स्वतंत्र भारत के ऑडिटर जनरल के रूप में काम जारी रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेहरू के सामने दूसरे पत्र भी लॉर्ड माउंटबेटन का ही था, लेकिन थोड़ा पिछले दिनांक यानी कि 14 जुलाई का। इस पत्र में लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 बातें लिखी थी। पहली तो जानकारी चाहिए थी कि उनके स्टाफ का आगे क्या भविष्य है, उन्हें क्या करना है और दूसरी बात यह कि नई सरकार चाहे तो स्वतंत्र भारत में अपने विशाल वायसरॉय हाउस छोड़कर किसी छोटे बंगले में जाना पसंद करेंगे, आगे जैसा भी निर्णय हो। इस पत्र का उत्तर देने से पहले नेहरू कुछ देर विचारमग्न रहे और फिर धीरे से अपने सचिव को उन्होंने इस पत्र का उत्तर डिक्टेट किया। प्रिय मिलॉर्ड माउंटबेटन, आपको 14 जुलाई वाले पत्र में प्रमुखता से 2 उल्लेख किया है, आपके स्टाफ और आपके आगामी रिहायशी बंगले के बारे में। इनमें से कुछ मुद्दे पर मैं आपको ही निर्णय लेना है। आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी सेवक वर्ग आपको चाहिए, स्वतंत्र भारत की तरफ से वह आपके साथ ही रहेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि लॉर्ड इसमें आपके साथ ही रहेंगे। आपके पद की तुलना में छोटे बंगले में स्थानांतरण संबंधी आपका विचार स्तुत्य है, परंतु वर्तमान में आपके पद की गरिमा के अनुकूल ऐसा कोई बंगला खोजना कठिन है। वैसे भी उस समय वायसरॉय हाउस का तत्काल हमें यानी स्वतंत्र भारत सरकार के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसलिए फिलहाल आप दोनों पति-पत्नी अपने वायसरॉय हाउस में ही निवास करेंगे। यह गुजारिश है, गुजारिश। कराची के प्रमुख चौराहों के पास स्थित काफ़ी खाली मैदान में सरसंघचालक जी की आम सभा की तैयारियां हो चुकी थी। एक छोटा-सा मंच था, उस पर 3 कुर्सियाँ थी। सामने एक छोटा-सा टेबल जिस पर पानी पीने के लिए छोटा-सा गिलास रखा हुआ था। मंच पर केवल एक माइक की व्यवस्था थी। मंच के सामने सारे स्वयंसेवक अनुशासित पद्धति से बैठे हुए थे। नागरिकों के लिए दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई थी। दाईं तरफ की इस आम सभा में के अध्यक्ष साधु टीएल वासवान जी बैठे हुए थे। साधु वासवानी सिंधी समाज के गुरु थे। सिंधियों में उनका बड़ा मान-सम्मान था। गुरुजी के बाईं तरफ सिंध प्रांत के संघ संचालक बैठे हुए थे। गुरुजी के सुनने के लिए श्रोताओं का विशाल भीड़ जमा हो चुकी थी। सबसे पहले साधु वासवानी ने प्रस्तावना रखते हुए अपने भाषण दिया। उन्होंने कहा, इतिहास में इस घड़ी इस समय का विशेष महत्व रहेगा, जब हम सिंधी हिंदुओं के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मजबूत पहाड़ की तरह डटा हुआ है। इसके पश्चात गुरुजी गोलवलकर का प्रमुख भाषण शुरू हुआ। धीमी किंतु गंभीर, दमदार आवाज, स्पष्ट उच्चारण और मन में सिंध प्रांत के तमाम हिंदुओं के प्रति उनकी प्यारी बहरी बेचैनी। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि पर एक विपत्ति आन पड़ी है। मातृभूमि का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का ही परिणाम है। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान हमला किया है, वह हिंसात्मक पद्धति से अत्याचार का तांडव मचाते हुए हासिल किया है। हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। मुसलमानों और अनेक नेताओं को गलत दिशा में मोड़ा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस इस्लाम पंथ का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने अलग राष्ट्र चाहिए, जबकि देखा जाए कि तो उनके रीति-रिवाज, उनकी संस्कृति पूर्णतः भारतीय है, अरबी मूल की नहीं। यह कल्पना करना भी कठिन है कि हमारी खंडित मातृभूमि सिंधु नदी के बिना हमें मिलेगी। यह प्रदेश सप्त सिंधुओं का प्रदेश है। राजा दाहिर के तेजस्वी शौर्य का यह प्रदेश है। हिंगलाज देवी के अस्तित्व से पवन हुआ ये सिंध प्रदेश हमें छोड़ना पड़ रहा है। इस दुर्भाग्यशाली और संकट की घड़ी में सभी हिंदुओं को आपस में मिल-जुल कर एक-दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। संकट के इस दिन की ये संकट के यह दिन भी खत्म हो जाएँगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरुजी के इस ऐतिहासिक भाषण से सभी सुनने वालों के शरीर रोमांच में उठ गए। हिंदुओं में एक नए जोश का संचार हो जो उठा। भाषण के पश्चात कराची शहर के कुछ प्रमुख नागरिकों के साथ गुरुजी का चाय-पान का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें उन्हें अनेक हिंदू नेता तो गुरुजी के परिचय वाले ही थे, क्योंकि प्रतिवर्ष अपने प्रवास के दौरान गुरुजी इनसे भेंट करते रहते थे। सिंध ऑब्जर्वर नामक दैनिक के संपादक और कराची के एक मान्यवर व्यक्ति
के पुनैया भी इस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया, हम यदि खुशी-खुशी विभाजन को स्वीकार कर लें, तो इसमें दिक्कत क्या है? मनुष्य का एक पैर सड़ जाए और उसे काट देने में क्या समस्या है? कम से कम मनुष्य जीवित तो रहेगा ना? गुरुजी ने तत्काल उत्तर दिया कि हाँ, सही है। मनुष्य की नाक कटने पर भी तो वह जीवित ही रहता है ना। सिंध प्रांत के हिंदू बंधुओं के पास बताने लायक अनेक बातें थी। दुःख दर्द थे, अपने अंधकारमय भविष्य के सामने देख रहे थे। ये हिंदू अत्यंत पीड़ित अवस्था में लगभग हताश हो चले थे। इन्हें गुरुजी के साथ बहुत सी बातें साझा करनी थी, परंतु समय कम था। अनेक काम और भी करने थे। गुरुजी को उस प्रांत के प्रचारकों एवं कार्यवाहों की बैठक भी संचालन करनी थी। अनेक तमाम व्यवस्था की जुटानी थी। 5 अगस्त की रात, जब उधर भारत की राजधानी दिल्ली शांत सोई थी, उस समय पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में भीषण दंगों की दौर चल रहा था। तब उधर कराची में बैठा यह तपस्वी विभाजन का यह विनाशकारी चित्र देखकर हिंदुओं की आगामी अवस्था के बारे में विचार मग्न था।